हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज है हमारी 10th वीडियो, 10th क्लास, आप जो भी कहिए, MCQs की। जैसा कि हमने प्रीवियस जो हमारे 9 वीडियोस थे उसमें देखा कि हम हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इन वीडियोस का मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, इसे हमने फर्स्ट वीडियो या आई थिंक कि हर वीडियो में ही किसी न किसी वे में ये बताया है कि ये जो वीडियोस हैं उनका पर्पस क्या है। स्टिल आई थिंक किसी एक वीडियो में ये कमेंट है कि इन वीडियोस का पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस ये है कि जो हमारे नेट के पेपर्स हो रहे हैं इन द प्रोसेस हैं। इन द प्रोसेस इसलिए क्योंकि प्रीवियसली कई सब्जेक्ट्स के पेपर हो चुके हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके पेपर अभी नहीं हुए हैं, उनके नवंबर में हैं, करेक्ट। तो उनके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कई क्वेश्चंस उस टॉपिक से हैं जो कि अभी पेपर्स हैं तो उसमें आ रहे हैं। अगर उनमें नहीं आए हैं तो किसी ना किसी हमारे NTA के द्वारा कराए हुए पेपर में वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। नहीं तो फिर जो हमारी यूनिट्स हैं, करेक्ट, NTA नेट या फिर जो नेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 10 यूनिट्स हैं, उन्हीं में से किसी ना किसी एक यूनिट से बेसिकली 5 यूनिट्स हम सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं में से एक ही क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल। तो इसका पर्पस यही है, पर्पस कि जो भी हमारे पेपर्स हैं चाहे अभी हों या नेक्स्ट किसी भी ईयर में हो, उन सभी के लिए ये हेल्पफुल है। एक तरह से रिवीजन है आपका। आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं तो ये वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर पा रहे तो आप सीख तो रहे ही होंगे ना कोई नई चीज़। तो बस इसका पर्पस यही है। एंड रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जो कि एनालॉजी से रिलेटेड था, विच वॉज समथिंग लाइक कि लैम्प और डार्कनेस का जो रिलेशन है वही रिलेशन ऑप्शंस में से किसका है। उसमें भी आई एग्री, थोड़ा सा जो सेकेंड ऑप्शन है दैट इज़ कि वही आंसर था कि वाटर से थर्स्ट ख़त्म होती है। और जो उसके बाद ऑप्शन था मेडिसिन और इलनेस का, यू आर राइट। एक्चुअली हुआ ये कि ऑप्शन थोड़े से मतलब इलनेस इज टू मेडिसिन होना चाहिए था, बट वो थोड़ा स्विच हो गया। बट एनीवेज जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड ऑप्शन तब भी होगा वो वाटर और थर्स्ट ही होगा। बट येस, आप दोनों ऑप्शंस को सही ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट एक को सेलेक्ट करना हो तो लैम्प इज टू डार्कनेस का जो रिलेशन है वही वाटर इज टू थर्स्ट का ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो इसलिए बाकी आप उन दोनों ऑप्शंस को सही कर सकते हैं। आई एम सॉरी, लाइक आई अपोलोजाइज कि भाई जो हुआ वो थोड़ा सा ऑप्शंस टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, और फिर पढ़ने में भी मैंने उसे वही पढ़ा जो कि जो सोच के वो क्वेश्चन जब फ्रेम किया था या लिखा था, टाइप किया था, तब था। तो एनीवेज बहुत ज़्यादा बातें हो गई, इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो गया। सो अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो हमारा ये जो आज के क्वेश्चंस हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, रिसर्च इज़ नॉट कंसिडर्ड एथिकल इफ इट। रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन है कि कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि ये प्रूव करेगा कि रिसर्च एथिकल नहीं है, करेक्ट। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है कि अगर कोई रिसर्च ये प्रूव करने की कोशिश करिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट को तो वो एथिकल नहीं होगी। सेकंड है, डज नॉट इंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट। दैट इज़ कि अगर रिसर्च है जो कि प्राइवेसी इंश्योर नहीं कर रही है, ठीक है, हमने अपने डेटा दिया और वो लीक हो गए, प्राइवेसी बिल्कुल नहीं है। और साथ में जो रिस्पोंडेंट है, हम एज अ इंटरव्यूअर उसके पास गए, कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है पर्सन, बट हमने ये बता दिया कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये रिस्पॉन्स किया है, करेक्ट। दैट इज़ एनोनिमिटी नहीं मेंटेन, एनोनिमस नहीं रहा उस पर्सन या उसकी आइडेंटिटी। तो ये अगर हो रहा है तो इस केस में जो हमारी रिसर्च है वो एथिकल नहीं होगी। थर्ड है, डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डेटा साइंटिफिकली, कि अगर हमारा कोई रिसर्च चल रहा है, कोई टॉपिक है जिसमें कि हम जो डेटा को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो हम साइंटिफिकली नहीं कर रहे हैं अगर, तो रिसर्च एथिकल नहीं होगी। या फोर्थ इज़ नॉट ऑफ अ वेरी हाई स्टैंडर्ड, दैट इज़ कि अगर बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की हमारी रिसर्च नहीं है तो वो एथिकल नहीं होगी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो ऑप्शन सही है या जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, विदाउट एनी डाउट। क्यों? यही तो है ना कि रिसर्च एथिक्स, हमें एथिक्स हमारी मेंटेन रखनी है, हमें जो एनोनिमिटी है रिस्पोंडेंट की वो बरकरार रखनी है, साथ में हमें उसकी प्राइवेसी में इंक्लूड नहीं करना है। तो या फिर हम उसकी प्राइवेसी अगर इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं तो ये एथिक्स
के अकॉर्डिंग रॉन्ग हुआ। बाकी जो ऑप्शंस हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट प्रूव करना है, यही तो हम रिसर्च में करते हैं ना, हमें कुछ लगा हम उसे पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं, ऑब्वियसली हर रिसर्च में नहीं, किसी पर्टिकुलर रिसर्च में। देन थर्ड ऑप्शन की इन्वेस्टिगेट डेटा साइंटिफिकली, ऐसा भी नहीं है, हम हर रिसर्च को साइंटिफिक तरीके से नहीं करते हैं। कुछ रिसर्च बिना साइंटिफिक डेटा या इन्वेस्टिगेशन के होती है, तो उसका रिसर्च एथिक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। और हाई स्टैंडर्ड, हम हमेशा बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वाली रिसर्च नहीं करते हैं। हम कोई बहुत ही नॉर्मल रिसर्च ले सकते हैं जिसमें हम ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ना साइंटिफिक है, स्टिल हम कुछ उससे पता लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही हाई स्टैंडर्ड नहीं है, तो भी ये कहना कि वो एथिकल नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत है। तो जो एथिक्स से रिलेटेड है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, वही हमारा आंसर है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस, ओके सो सॉरी, यहाँ पे कॉलेजेस नहीं होगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होगा, करेक्ट, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम दिया है और उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। सो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है। So, which of the following universities is the best university in India as per the National Institutional Ranking Framework, that is NIRF 2020? NIRF 2020 की जो हमारी रैंकिंग्स हैं, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ जो प्रीवियसली MHRD था, उसके द्वारा दी जाती है, उनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है इंडिया की जो कि बेस्ट यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ रैंक नंबर 1। ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज़ BHU, दैट इज़ जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है वाराणसी में वो। सेकेंड है JNU न्यू दिल्ली। थर्ड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दैट इज़ IISc बेंगलुरु। या फोर्थ इज अमृता विश्व विद्यापीठम, दैट इज़ कोयम्बटूर। सो इनमें से कौन सी रैंक 1 है? यस, तो जो हमारा आंसर है दैट इज़ जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इंडिया की वो है IISc बेंगलुरु, करेक्ट। तो अब देखते हैं कि जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन सी हैं। सो हियर वी गो। तो जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं इस ईयर NIRF के अकॉर्डिंग वो हैं, नंबर 1 इज़ IISc बेंगलुरु या IISc बेंगलोर। सेकेंड इज़ द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दैट इज़ द JNU न्यू दिल्ली। थर्ड है BHU वाराणसी। फोर्थ इज़ अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर। एंड फिफ्थ इज़ जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। सो ये हैं टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ अकॉर्डिंग टू NIRF 2020, करेक्ट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द बेसिक द फुल फॉर्म ऑफ द BIOS इज, BIOS का फुल फॉर्म क्या है वो पूछा गया है। सो ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज बेसिक इंडेक्स ऑफ सिस्टम, सेकेंड इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, थर्ड इज बिजनेस इंडेक्स ओवर सिस्टम, या फोर्थ इज बेसिक इनपुट ऑफ सिस्टम। सो यस, ये क्वेश्चन इस बार के जो नेट ऑनगोइंग एग्जाम्स हैं उनमें से किसी एक पेपर में आया भी हुआ है। तो जो इसका आंसर है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, करेक्ट। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो मैच द कॉलम है, लिस्ट ए में कुछ हमारे समिट्स दिए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस दिए हुए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और लिस्ट 2 में उनके ईयर्स दिए हुए हैं कि कब कौन सी समिट हुई थी, करेक्ट। हमें करेक्ट मैच करना है कि कौन से समिट किस ईयर में हुई है। सो सबसे पहले है रियो समिट, देन जोहानिसबर्ग अर्थ समिट, थर्ड इज क्योटो प्रोटोकॉल, या फोर्थ इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, और सब्सिक्वेंटली या फिर सामने ही ईयर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज 1997, देन 1972, थर्ड इज 1995 एंड फोर्थ इज थर्ड इज 1992 एंड फोर्थ इज 2002। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, उसे हम मैच करेंगे तब पता चलेगा। सो अगर हम अर्थ समिट की बात करते हैं, आपको पता है सबसे पहली अर्थ समिट थी जो कि रियो में हुई थी, उसे रियो समिट कहा जाता है। और वो कब हुई थी, आई थिंक सबको ही याद होगा, आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो या नहीं। सो वो हमारी हुई थी 1992 में। तो येस, आई थिंक अब तो आंसर आपको क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि जो हमारे रियो 1992, सो ए का 3 सिर्फ एक ही में, करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर तो 1 होगा, बट बाकी भी देखें तो आपको पता है जो जोहानिसबर्ग अर्थ समिट है वो बेसिकली जो हमारी रियो अर्थ समिट सबसे पहली हुई थी 1992 में। उसके बाद डिसीजन एक तरह से था कि हर 10 ईयर्स पे मीटिंग करी जाएगी या फिर मिला जाएगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट जो था वो 2002 में हुआ, 10 साल बाद। वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी जोहानिसबर्ग में, तो इसीलिए जो बी है वो होगा 4th, करेक्ट। सो 2002 में हुई थी। उसके बाद वाली जो समिट है तीसरी हुई थी, उसे रियो +20 कहा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि रियो के 10 ईयर्स के बाद ये वाली हुई 2002, देन अगेन 10 ईयर्स के बाद जो हुई वो फिर से रियो में रियो में ही हुई, इसीलिए उसे रियो +20 कहा जाता है। बट एनीवेज, सो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल वेरी फेमस, तो उसमें है 1, दैट इज़ 1997, और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो कि
कहा जाता है सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सो ये हुई थी 1972 में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप क्लियर होगा। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेंट ऑफ कंटेंट जनरेशन इन ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पे एक डिस्कशन हुआ है, हमारे चैनल पे हैं ऑलरेडी कई वीडियोस हैं, बट रिसेंटली भी है एक वीडियो जिसमें कि हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में भी चर्चा की थी। तो उसी से क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक क्वाड्रेंट नहीं है ईपीजी पाठशाला का। सो 4 ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज ई कंटेंट, सेकंड इज ई ट्यूटोरियल, थर्ड इज सेल्फ असेसमेंट, या 4 इज डिस्कशन फोरम। तो यहाँ पे जो आंसर है या जो क्वाड्रेंट हमारा नहीं है वो है 4, दैट इज डिस्कशन फोरम। ईपीजी पाठशाला का एक क्वाड्रेंट नहीं है। ये है हमारे 4 क्वाड्रेंट्स ईपीजी पाठशाला के। सबसे पहला ई कंटेंट है, जिसमें कि हम हमारे जो भी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंटेंट्स अवेलेबल हैं उनकी बात करते हैं। देन ई ट्यूटोरियल्स हैं, देन है वेब रिसोर्सेज, और फोर्थ है सेल्फ असेसमेंट। इसमें डिस्कशन फोरम नहीं है, ये है वेब रिसोर्सेज। सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।